हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये ज्योग्राफी का पहला लेसन जो कि क्लास 8 का है और इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी का आंतरिक भाग। और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर होंगे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिन देर के। तो अगर इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो संक्षिप्त उत्तर वाले पार्ट का है वो है मैग्मा किसे कहते हैं? तो भूगर्भ में स्थित समस्त पदार्थ यानी भूगर्भ यानी धरती के अंदर में स्थित समस्त जो पदार्थ होते हैं वो प्रचंड ताप और दबाव के कारण न वो या तो गैस या वाष्प में मिलकर तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी को हम लोग मैग्मा कहते हैं। यानी धरती के अंदर इतना ना ताप और इतना ना दाब है जिसके चलते गैस और हर पदार्थ क्या होते हैं गैस या वाष्प से मिलकर तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को मैग्मा कहते हैं। लावा किसे कहते हैं? तो अत्यंत गर्म और तरल पदार्थ जैसे ही भूगर्भ यानी धरती से बाहर आकर फैल जाता है तो उसी को लावा कहते हैं। जब तक धरती के अंदर है तब तक आप उसको मैग्मा कहिए, पर वही मैग्मा जैसे धरती से बाहर आकर फैल जाए तो समझिए कि लावा कहलाएगा। सियाल किसे कहते हैं? तो महादेश आप लोग जानते होंगे 7 महादेश है और इन महादेशों के नीचे का जो स्तर का निर्माण जो होता है ना, नीचे का स्तर का, ठीक, वो किससे? तो एक तरह से कहा जाए तो सियाल से होता है। अब सियाल का क्या बोला गया है? सियाल का SI यानी वो हो जाएगा सिलिका और जो AL है वो हो जाएगा एल्युमिनियम। यानी कि महादेशों के नीचे का जो स्तर होता है ना वो दो मतलब कहा जाए दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। एक का नाम है सिलिका तो दूसरे का नाम है एल्युमिनियम और इसी को संक्षेप में लोग कह देते हैं सियाल। और ग्रेनाइट श्रेणी की अग्नि चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है और सीमा की तुलना में ना इतनी हल्का होता है। आगे देखिएगा सीमा किसे कहते हैं? अब महासागरों के नीचे प्रधानतः दो ऐसे तत्व आपको देखने को मिलेगा, एक सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इन दोनों तत्वों से बना हुआ जो परत है वो सीमा कहलाता है। आगे पढ़ेंगे व्युक्ति रेखा किसे कहते हैं? तो व्युक्ति रेखा भूपृष्ठ से लेकर केंद्र तक जहाँ जहाँ भूकंप तरंगों की गति वेग में परिवर्तन होता दिखाई देता है उस स्थान को ही भूगोलविद लोग व्युक्ति रेखा कह देते हैं। यानी भूपृष्ठ से लेकर केंद्र तक अब जहाँ जहाँ पर भूकंप तरंग की गति कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो जो उस स्थान को ना ये जो भूगोलविद है भूगोलवेत्ता वो लोग क्या किए कि उसका नाम व्युक्ति रेखा रखे। स्थैनोस्फीयर किसे कहते हैं? तो शिला मंडल के नीचे और गुरु मंडल के ऊपर स्थित एक विशेष तरह का जो स्तर होता है उसी को तो यानी शिला मंडल से ऊपर और गुरु मंडल से शिला मंडल के नीचे और गुरु मंडल के ऊपर, ठीक। और जो एक तरह से कहा जाए जो स्तर है उसको हम लोग स्थैनोस्फीयर कहते हैं। यह एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है दुर्बल स्तर। इस तरह के स्तर गलित और नर्म स्वभाव के होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पदार्थ का घनत्व क्या है? हर पदार्थ का कुछ न कुछ भार होता है, उसके परिणाम पदार्थ का घनत्व कहलाता है और प्रति घन सेंटीमीटर की जगह में पदार्थ का मास कितना है वह उस पदार्थ का घनत्व होता है। 8 नंबर पृथ्वी के घनत्व के बारे में आप क्या जानते हैं? तो भूपृष्ठ का जो औसत घनत्व होता है मात्र 2.6 से लेकर 3.3 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है और पृथ्वी के केंद्र के समीप सभी पदार्थ का जो घनत्व होता है ना वह 11 ग्राम पर घन सेंटीमीटर हो जाता है। अब सोचिए बोल रहा है कि औसत घनत्व कितना होना चाहिए भूपृष्ठ पर, वह 2.6 से लेकर 3.3 ग्राम
और यहाँ बताए केंद्र के पास जाने पर सभी पदार्थों का औसत हो जा रहा है 11। अब यह बढ़कर पृथ्वी के केंद्र के पास पर आया और वही पृथ्वी के केंद्र के पास जाने पर क्या हो जाएगा? समीप अलग बात है, समीप पर गए तो कितना 11। अब केंद्र के पास चले गए तो 13 से 14 ग्राम, मतलब कि ग्राम पर घन सेंटीमीटर हो जाता है। लेकिन कृत्रिम उपग्रह के अनुसार समग्र रूप से पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर बतलाया गया है, जो कृत्रिम उपग्रह से के अनुसार से। पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का प्रमुख स्रोत क्या होगा? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को अगर आप जानना चाहते हैं ना उसका, तो भूकंपीय तरंग ही बतला सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कौन कैसा है। कर्नाड व्युक्ति रेखा किसे कहते हैं? तो सियाल और सीमा स्तर के बीच की व्युक्ति रेखा को कर्नाड व्युक्ति रेखा कहा जाता है। मैग्मा और लावा में अंतर लिखो। तो भूगर्भ में चट्टानों का तप्त एवं तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है। भूगर्भ में चट्टानों का जो तप्त एवं तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है। वही लावा में जाइएगा तो भूगर्भ से धरातल के ऊपर आने वाले जो तप्त और तरल पदार्थ होता है ना, उसको हम लोग लावा कहते हैं। धरती के जब तक अंदर है, भूगर्भ में है, चट्टानों का जो तप्त और तरल पदार्थ वो मैग्मा हो गया, वही जब बाहर आया तो लावा बन गया। मैग्मा की क्या खासियत है कि गैस युक्त होता है, जबकि लावा मैग्मा से निकलकर गैस निकल जाती है, यानी मैग्मा से गैस निकल जाती है और उसे हम लावा कहते हैं। आइए अब हम लोग विस्तृत उत्तर वाले प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है आप सभी के समझ यह रहा कि पृथ्वी के केंद्र मंडल की विभिन्न परतों का संक्षिप्त विवरण करना है। तो भूपटल और गुरुमंडल, ठीक, भूपटल और गुरुमंडल के उपरांत का जो शेष स्तर जो पृथ्वी के केंद्र को चारों ओर से घिरे हुए हैं उसे केंद्र मंडल कहते हैं। यानी एक होता है भूपटल और दूसरा है गुरुमंडल के उपरांत का शेष। भूपटल और गुरुमंडल के उपरांत का शेष जो पृथ्वी के चारों तरफ से उसे घेरे हुए हैं, कि केंद्र को चारों तरफ से घेरे हुए, वो है आपका केंद्र मंडल। और यहाँ स्तर प्राय 3500 किलोमीटर मोटा होता है। बाबा, यहाँ अत्यंत भारी निकेल जो होता है लोहा से बना यह स्तर नीफे कहलाता है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो केंद्र मंडल का जो निर्माण होगा वह एक तरह से नीफे यानी Ni से निकेल और Fe से लोहा। इसका औसत तापमान अगर आप देखिएगा कहाँ का, केंद्र मंडल का, तो 5000 डिग्री सेल्सियस। सोचिए 100 डिग्री सेल्सियस में जल अपना रूप छोड़कर वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। 5000 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? इस स्तर के पदार्थों का घनत्व 9.1 से लेकर 13.1 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। इस स्तर के पदार्थों का घनत्व उष्णता चाप के केंद्र मंडल के हर स्थान पर एक समान नहीं होता है। और इसी स्थिति को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों ने केंद्र मंडल को 2 भागों में पुनः विभाजित किया है। एक आ जाएगा आपका अंतः केंद्र मंडल, अंतः मतलब अंदर का, केंद्र मंडल का अंदर का भाग, और ये दूसरा हो जाएगा बाह्य केंद्र मंडल यानी केंद्र मंडल के बाहर का भाग। तो चलिए सबसे पहले अंतः वाला पढ़ते हैं। यह स्तर पृथ्वी के केंद्र के ठीक चारों ओर स्थित है। यह जो स्तर हम लोग पढ़े अंतः केंद्र मंडल, यह स्तर पृथ्वी के केंद्र के ठीक चारों ओर स्थित है। और इस स्तर की जो गहराई आपको हिसाब से, मतलब जो गहराई है वो 5100 किलोमीटर से प्राय 6370 किलोमीटर तक हो सकता है। और इस स्तर का जो ताप और चाप और घनत्व सबसे अधिक होता है। अत्यधिक ताप चाप के कारण यहाँ के जो पदार्थ है ना वो ठोस अवस्था में पाए जाते। अब सोचिए, चाप मतलब प्रेशर। अब ज़्यादा प्रेशर होने के चक्कर में जिसके चलते क्या हो गया, जो पदार्थ है ना वो ठोस हो जाते हैं। आगे बाह्य केंद्र मंडल, अंतः केंद्र मंडल के चारों तरफ जो स्तर स्थित है, अंतः केंद्र मंडल के जो चारों तरफ जो स्तर स्थित है उसे हम लोग बाह्य केंद्र मंडल कहते हैं। और यह स्तर
2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक मोटा होता है और अंतःकेंद्र मंडल की तुलना में यहाँ पर चाप, ताप और घनत्व तो कम होता है, यानी सबसे ज़्यादा अंतः में ताप मतलब चाप था। और यह स्तर अर्ध ठोस पदार्थों में पृथ्वी के अक्ष के साथ चारों ओर आवर्तन करता है, यानी ये लोग अर्ध ठोस है, पूरा ठोस नहीं। और सांद्र स्थिति में मौजूद लोहा प्रचंड वेग से घूमने के कारण विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है और यहीं से पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का निर्माण होता है। अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि पृथ्वी के गुरुमंडल का वर्णन करना है। तो भूपृष्ठ को छोड़कर पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रायः 2900 किलोमीटर तक एक समान घनत्व वाले स्तर को ही तो गुरुमंडल कहा जाता है। और इस गुरुमंडल की जो उष्णता का अगर बात किया जाए तो 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर ताप रहता है। और उसका वहाँ के पदार्थों का घनत्व की बात कहा जाए तो 3.4 से लेकर 5.6 ग्राम पर घन सेंटीमीटर थे। इस स्तर के प्रधान उपादान क्या होंगे? लोहा। वहाँ पर क्या ज़्यादातर मिलेगा? लोहा, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। अब गुरुमंडल के 330 से लेकर 700 किलोमीटर तक जो क्रोमियम है, लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी कारण इस स्तर को क्रोफेस सीमा कहते हैं। ठीक। और इसके उपरांत गुरुमंडल के 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक के भाग में निकेल, लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम बहुतायत में पाया जाता है और इसके चलते इसे नीफेस सीमा कहा जाता है। उधर था क्रोफेस सीमा, इधर था नीफेस सीमा। बस अंतर क्या है कि वहाँ क्रोमियम पाया गया और यहाँ पर आपका निकेल पाया गया। ठीक, बाकी सब में वही था। आगे देखिए, पृथ्वी के भूपृष्ठ का वर्णन करना है। तो भूपटल कटे हुए सेब के विभिन्न स्तरों से भूभाग के विभिन्न स्तरों की तुलना की जा सकती है। जिस तरह सेब का ऊपरी भाग उसके आंतरिक भाग की अपेक्षा अधिक पतला होता है। आप सेब देखे होंगे, सेब का जो ऊपरी आवरण होता है उसके आंतरिक भाग की अपेक्षा न अधिक पतला होता है। हाँ, छिलका देखिए कितना पतला होता है, जबकि भीतर में कितना मोटा मोटा गुद्दा। महासागरों के नीचे भूपृष्ठ की जो गहराई 5 किलोमीटर और महादेश के नीचे भूपृष्ठ की जो 60 किलोमीटर तक गहराई। आप सोचिए, महासागर के नीचे भूपृष्ठ की जो गहराई है वो 5 किलोमीटर है और महादेश के नीचे का भूपृष्ठ यानी जमीन की गहराई 60 किलोमीटर है। यहाँ का औसत गहराई 30 किलोमीटर बतलाया गया। महासागर के नीचे सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जिसे हम लोग सीमा कहते हैं, और यह अन्य स्तरों की तुलना में अधिक भारी होता है। और इस स्तर का जो गठन प्रायः बेसाल्ट श्रेणी की आग्नेय चट्टानों से हुआ है। इसका जो घनत्व 2.9 ग्राम घन सेंटीमीटर है। महादेश के नीचे स्थित स्तर का निर्माण सिलिकॉन और एल्युमिनियम से होने का इसे सियाल कहा गया है। क्या? महादेशों के नीचे, यानी महादेशों के नीचे का स्तर जो है वो सियाल से बना है और महासागर वाला सीमा से बना है। और इस तरह सीमा की तुलना में यह अधिक हल्का होता है और साथ ही साथ हर जगह यह स्तर एक समान नहीं है। समुद्र के नीचे यह स्तर अनुपस्थित रहता है। सीमा और महासागर भूपृष्ठ के ऊपर सियाल और एक स्तर अवस्थित होते हैं। पृथ्वी का एकदम बाहरी स्तर अत्यंत पतला है और भूपृष्ठ की चट्टान कई तरह के खनिजों से समृद्ध है और भूपृष्ठ में सबसे ऊपरी भाग मिट्टी होता है और भूपृष्ठ के अधिकांश भाग में ऑक्सीजन गैस घुली रहती है और साथ ही साथ वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा में अधिक ऑक्सीजन भूपृष्ठ के साथ कई रासायनिक अवस्था में घुली रहती है। और दूसरा जो उपादान आपको मिलेगा ऑक्सीजन के बाद वो सिलिकॉन होगा। आइए यहाँ पर हम लोग विभिन्न भूकंपीय तरंगों का भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो भू वैज्ञानिकों ने भूकंप तरंगों का निरीक्षण कर भूमि के भीतरी भाग के संबंध में यह जानकारी प्राप्त की है। भूकंप तरंगें जब विभिन्न पदार्थों से गुजरती है ना,
तो उस पदार्थ की प्रकृति के अनुसार कहीं दीर्घ तो कहीं छोटी तो कहीं तीव्र तो कहीं धीमी गति संपन्न करती है। यानी पदार्थ से टकराने के उपरांत ये भूकंप तरंगों की गति पर इफेक्ट पड़ता है। अब कहीं तेज हो जाएगा, कहीं मतलब कहीं दीर्घ होगा तो कहीं छोटा होगा, कहीं तीव्र होगा तो कहीं धीमा हो जाएगा। भूकंप तरंग जैसे कि यहाँ पर P और S है, भूमि भाग के भीतरी हिस्से में कहाँ किस प्रकार प्रवाहित होता है, यह सब पृथ्वी की आंतरिक स्थिति पर निर्भर देता है। भूकंप की जो P तरंग है, भूकंप की जो P तरंग भूगर्भ के ठोस और तरल किसी भी माध्यम से प्रवाहित हो सकता है। अब सोचिए, P को जाने के लिए कहीं से भी जा सकता है, वो ठोस से भी जा सकता है और तरल से भी जा सकता है। लेकिन जो S तरंग है ना, वह केवल तरल और अर्ध तरल माध्यम से प्रवाहित नहीं हो सकता। अब लीजिए, न तरल से जाएगा न अर्ध तरल से जाएगा, ठीक, यानी वो सिर्फ ठोस से जा सकता है। वर्तमान समय में पृथ्वी के भीतरी भाग में संबंधित जानकारी जुटाने में भूकंप तरंगों की गतिविधि बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। अब इससे पता चल जाएगा भूकंप तरंगों से कि वो वहाँ पर ठोस पदार्थ हैं कि तरल हैं कि अर्ध तरल है, कि कौन सा मतलब तरंग से। और भूकंप तरंगों ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा का पर्यवेक्षण कर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के भीतरी भाग को 3 स्तरों में विभाजित कर दिया है। सबसे जो ऊपर का भाग है उसको लोग कहते हैं भूपटल, वैज्ञानिक, और उसके नीचे के भाग को गुरुमंडल, और सबसे नीचे जो पृथ्वी के केंद्र को घिरे हुए है केंद्र मंडल, ठीक। यानी सबसे पृथ्वी के केंद्र वाला हो गया केंद्र मंडल, उससे जो ऊपर होगा गुरुमंडल, और उससे भी जो ऊपर होगा जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं, बैठे उठे हैं, घर हम लोग का है, वह है भूपटल। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट कीजिएगा, ठीक। आपके कमेंट का इंतजार रहता है। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो और भी अच्छी बात है अपने दोस्तों में। और इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ही जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।